नमस्कार साथियों। हम लोग जो क्लास इस समय चला रहे हैं राजनीति विज्ञान की, उसमें इस समय हम लोग जो अध्याय शुरू किए हैं वो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें हम लोगों ने जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, उसके बाद मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सत्तात्मक सिद्धांत, उसके बाद है हम लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत। इन सिद्धांतों की चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो इसमें है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत, उसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत, इसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। उसके पहले हम आप लोगों से एक अपील करना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जो चुनाव होता है, वो इस समय पूरे भारत में अपने चरम पर है। आज वोटिंग का पहला दिन है। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अपने भविष्य को देखते हुए जिन पार्टी को आप अच्छा समझें, अपना जाके बहुमूल्य मतदान करिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है या ऐतिहासिक सिद्धांत, यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत बहुत बार परीक्षा प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो सर्वाधिक मान्य है। तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत आपका है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत, इसके जो समर्थक हैं, अगर इनके समर्थकों की चर्चा करें हम, तो पहले समर्थक इनके हैं गार्नर। पहले समर्थक कौन है? गार्नर। दूसरे हैं बर्गेस, उसके बाद हैं गैटिल, फिर आगे मैक्यावर आ जाते हैं। ये जितने विचारक हैं ये आधुनिक विचारक हैं। ये विचारक आधुनिक विचारक हैं। विचारक अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको हमें कई बार पढ़ना होगा ताकि दिमाग हम लोग को बैठ जाए, परीक्षा में आसानी रहे। एक बार फिर देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, उनके समर्थकों में पहले है गार्नर महोदय, उसके बाद बर्गेस हैं, उसके बाद गैटिल हैं, फिर मैक्यावर है। ये जितने विचारक हैं ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक विचारक हैं उस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो मान्यताएं हैं, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो मान्यताएं हैं उसको देख लेते हैं बिंदुवार हम लोग। तो इसमें जो पहला बिंदु है, पहले जो बिंदु है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले बिंदु में जो गार्नर महोदय हैं, इन्होंने कहा राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। गार्नर महोदय ने कहा राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि राज्य का विकास हुआ है। फिर एक बार चर्चा करते हैं। गार्नर महोदय ने कहा राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि राज्य का विकास हुआ है। विकास का अर्थ धीरे धीरे कई चीजें मिल करके राज्य का विकास की। ठीक, अब अगला बिंदु देख लेते हैं। इसी में इस सिद्धांत के अनुसार कि राज्य इतिहास का फल है। राज्य इतिहास का फल है, अर्थात इसका निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। राज्य इतिहास का फल है, अर्थात इसका निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। इतिहास का फल का अर्थ क्या है? इतिहास प्राचीन काल से जो परिस्थितियां घटी उन सभी का एक के बाद एक राज्य की जो उत्पत्ति है उसमें वो सहयोग थी। अब जो इसमें सहयोग की जो तत्व राज्य की उत्पत्ति में, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। राज्य के विकास में जिन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें अगर हम चर्चा करें तो जैसे हम लोग ने पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है, उसमें है रक्त का संबंध। जो रक्त संबंध है वह भी है। उसके बाद दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत,
फिर है शक्ति का सिद्धांत या बल का सिद्धांत। उसके बाद सामाजिक जो प्रवृत्ति है, जो सामाजिक स्वभाव है। उसके बाद जो राजनीतिक मनुष्य की चेतना है। उसके बाद जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ये जो 6 बिंदु हैं, ये धीरे धीरे समाज में आते रहे और राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिए। तो चर्चा कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति में जो रक्त संबंध है। रक्त संबंध की बात करें, इसमें जो मैक्यावर है, जो मैक्यावर महोदय हैं, इन्होंने कहा जो राज्य है रक्त संबंध परिवार बनाता है। इन्होंने परिभाषा दी, जो रक्त संबंध है क्या बनाता है? परिवार बनाता है। अब परिवार से ही समाज बनता है और समाज से राज्य का विकास होता है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। मैक्यावर महोदय ने कहा कि रक्त जो संबंध है, इससे रक्त संबंध से परिवार बनता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है और फिर समाज से ही राज्य का विकास होता है। ठीक, अब अगला बिंदु देख लेते हैं। रक्त संबंध से संबंधित जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है और मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है, यह रक्त संबंध से संबंधित जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है और मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत है, वह इस पर आधारित है। आगे देख लेते हैं। ये दोनों सिद्धांत, जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है और पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, यह दोनों सिद्धांत कैसे सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। कैसे सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत है। उसके बाद देख लेते हैं आगे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो दैवी सिद्धांत है, मतलब धर्म जो है, जो धर्म है वह भी राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। राज्य के निर्माण में धर्म ने भी अपना योगदान दिया समय समय पर, जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो देखते हैं राज्य की जो धर्म है, यह भी विकासवादी सिद्धांत है। धर्म भी एक विकासवादी सिद्धांत है। ठीक, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं शक्ति या बल का सिद्धांत। शक्ति या बल का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का जो बल सिद्धांत है, बल सिद्धांत है, बल को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। ठीक, और अगर देखें आगे, यह बल सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत भी विकासवादी सिद्धांत है। ठीक, कैसा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत है। आगे देख लेते हैं जो सामाजिक प्रवृत्ति है, जो समाज की प्रवृत्ति है, जो समाज की प्रवृत्ति है, यह भी राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। जैसे हम लोगों ने देखा, हाब्स को देखा, लाक को देखा और रूसो को देखा। इन्होंने जो मानव स्वभाव की बात की, जो मानव स्वभाव की बात की, वही मानव स्वभाव, वही समाज में रहने वाला मानव, जब ऐसी परिस्थितियां उन्होंने समाज में उत्पन्न की जिसके कारण व्यक्तियों ने आपस में मिल करके एक राज्य का निर्माण किया। ठीक, राज्य का निर्माण किया, वही सामाजिक परिस्थितियां हैं जो जो राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान देती है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु क्या है? राजनीतिक चेतना। जो राजनीतिक चेतना है वह भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे आदमी, जो व्यक्ति है, उसके अंदर राजनीतिक भावना आएगी, अपने हक अधिकार की जब मांग करने लगेगा, तो उससे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होंगी, वह उनके दबाव में आकर के उनके प्रति जो नियम कानून बनाएंगे, वह भी यही है राजनीतिक चेतना। यह राजनीतिक चेतना जो व्यक्ति के अंदर का समय समय पर आई, वह भी राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान
दिया। आगे देखते हैं जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है यह भी राज्य के विकास में अपना अमूल्य या बहुमूल्य योगदान दिया। उसके बाद आगे देख लेते हैं जो ऐतिहासिक सिद्धांत है। जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसे अगर माना जाए तो सभी सिद्धांतों का मिश्रित रूप है। जो आपका ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत है वो सभी सिद्धांतों का मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप कैसे है? क्योंकि इसका कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। इसका कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। यह कई सिद्धांतों को मिला करके यह विकासवादी सिद्धांत बना। विकास किसी एक समय में होगा नहीं, एक टाइम में है नहीं। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। यह समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है, विकास करता रहता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं इसीलिए अपने आप को जैसे बदलता रहा, इसीलिए इस सिद्धांत को या ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु की। राज्य के विकास में जिन तत्वों ने योगदान दिया वह सभी मनुष्य की प्रकृति में शामिल होते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि जैसे रक्त संबंध है, दैवी सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, सामाजिक प्रवृत्ति है, राजनीतिक चेतना है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ये सभी क्या है? मानव का जो स्वभाव है, मानव की जो प्रकृति है, उसमें सभी शामिल है। सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे राज्य का विकास हुआ। इसी को देखते हुए एक विद्वान है, राजनीतिक विचारक है, बर्गेस महोदय ने कहा राज्य मानव प्रकृति में पाए जाने वाले सार्वभौम नियमों की पूर्णता है। बर्गेस महोदय ने कहा कि राज्य मानव प्रकृति में पाए जाने वाले सार्वभौम नियमों की पूर्णता है। ठीक, क्या है? पूर्णता है। ये आपका रहा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। यह राज्य की उत्पत्ति के जो सभी सिद्धांत हैं उसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। कैसा है? सर्वाधिक सर्वमान्य है। विद्वानों में सर्वाधिक यही मान्यता प्राप्त है। उसके बाद जो अगला सिद्धांत है वह है मार्क्सवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मार्क्सवादी सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत की बात करें, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो थे, एक है जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, उनके मित्र है एंजल। मार्क्सवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह है मार्क्स के एक मित्र है एंजल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक है उनकी? फैमिली, प्राइवेट, प्रॉपर्टी एंड स्टेट। एंजल की पुस्तक है फैमिली, प्राइवेट, प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इस पुस्तक में एंजल ने जो कहा है, जो सिद्धांत दिया है, जो विचार दिया है, एंजल महोदय ने कहा इसमें कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है। एंजल ने कहा राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही शक्ति का परिणाम है, न ही शक्ति का परिणाम है, और न ही इसकी उत्पत्ति समझौते से हुई है, बल्कि राज्य सामाजिक विकास की एक निश्चित अवस्था की उपज है। राज्य क्या है? सामाजिक विकास की एक निश्चित प्रक्रिया की उपज है। एक बार फिर देख लेते हैं। एंजल महोदय ने, जो मार्क्स के मित्र थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक क्या है? फैमिली, प्राइवेट, प्रॉपर्टी एंड स्टेट। अपनी पुस्तक में एंजल महोदय ने कहा राज्य न तो
राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही शक्ति का परिणाम, न ही इसकी उत्पत्ति समझौते से हुई है, बल्कि राज्य सामाजिक विकास की एक निश्चित अवस्था की उपज है। राज्य सामाजिक विकास की एक निश्चित अवस्था की उपज है। अगर हम बात करें ये जो निश्चित अवस्था है, जो निश्चित अवस्था की बात इन्होंने की है, यह है क्या? अब यहाँ देखिए, यह निश्चित अवस्था जो बात की है एंजल महोदय ने, यह निश्चित अवस्था क्या है? इसकी व्याख्या करते हुए एंजल महोदय ने कहा कि यह निश्चित जो अवस्था है, यह निश्चित अवस्था क्या है? निजी संपत्ति का विकास। यही जो निश्चित अवस्था है क्या है? निजी संपत्ति का विकास है। ठीक, एंजल महोदय ने कहा यह जो निश्चित अवस्था है, यह क्या है? निजी संपत्ति का विकास है। इसमें देख लेते हैं निजी संपत्ति क्या है। निजी संपत्ति होने की वजह से, निजी संपत्ति जब होगी तो समाज दो वर्गों में बट जाएगा। क्या होगा? जब निजी संपत्ति हो जाएगी, जब निजी संपत्ति की बढ़ोतरी हो जाएगी, समाज दो वर्गों में बट जाएगा। पहला वर्ग कौन होगा? पहला वर्ग होगा जो उच्च वर्ग होगा, जो बुर्जुआ वर्ग होगा। उसके बाद जो दूसरा वर्ग होगा वह सर्वहारा वर्ग होगा, वह सर्वहारा वर्ग होगा। देखिए इसमें समाज दो वर्गों में बट जाता है। जिसके पास निजी संपत्ति होती है वह प्रभुत्वशाली है, बुजुर्गा वर्ग कहलाता है। जिसके पास संपत्ति नहीं होती है, जिसके पास संपत्ति नहीं होती है वह पराधीन या सर्वहारा वर्ग कहलाता है। वह पराधीन जो होगा वह सर्वहारा वर्ग कहलाएगा। जिसके पास संपत्ति होगी वह क्या कहलाएगा? प्रभुत्वशाली वर्ग या बुजुर्गा वर्ग कहलाएगा, या इलीट वर्ग कहलाएगा। जो निश्चित अवस्था है वह कैसी अवस्था है? जो निश्चित अवस्था एंजल ने कहा वह कैसी अवस्था है? निजी संपत्ति के विकास की अवस्था है। निजी संपत्ति के विकास से समाज दो वर्गों में बटा। समाज दो वर्गों में बटा। पहला कौन सा है? प्रभुत्वशाली वर्ग या बुजुर्गा वर्ग। दूसरा जिसके पास संपत्ति नहीं है वह पराधीन वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग। इसमें क्या होगा फिर? जब इस समाज दो वर्गों में बट गया, गरीब और अमीर में, तब क्या होगा? आपका यह जो प्रभुत्वशाली वर्ग बुजुर्गा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग का क्या करने लगेगा? शोषण करने लगेगा। जैसे आज भी है, जब बुजुर्गा वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करने लगेगा तो शोषण करने के कारण इन दोनों वर्गों में क्या होगा? संघर्ष शुरू हो जाएगा। इन दोनों वर्गों में जब संघर्ष शुरू हो जाएगा, इस संघर्ष से इस बुजुर्गा वर्ग का नुकसान होने लगेगा। इन बुजुर्गा वर्ग का जब नुकसान होने लगेगा तो बुजुर्गा वर्ग यही सोचेगा, यार जो हमारा व्यापार है अब उसमें नुकसान हो रहा है, अब उसको हम क्या करें? तो उसके लिए एक राज्य का निर्माण करेगा, एक ऐसी संस्था का निर्माण करेगा जो नियम कानून बना करके सर्वहारा वर्ग पर शासन करे। तो राज्य क्या करेगा? उस संघर्ष को समाप्त करने हेतु राज्य का निर्माण करता है। राज्य का निर्माण करता है। और जब राज्य का निर्माण बुजुर्गा वर्ग कर लेगा तो क्या करेगा? यही राज्य बुजुर्गा वर्ग का फिर पोषण करेगा और फिर सर्वहारा वर्ग का शोषण शुरू कर देगा। शोषण शुरू कर देगा। इसमें क्या है? पहले जो बुजुर्गा वर्ग था वह प्रत्यक्ष रूप से सर्वहारा वर्ग का शोषण करता था, लेकिन शोषण करने की अपनी एक स्थिति होती है। शोषण सहने की व्यक्ति की एक सीमा होती है। जब व्यक्ति शोषण सहते सहते, कष्ट सहते सहते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह उसका विरोध शुरू कर देता है। जब वह उसका विरोध शुरू कर देगा
जब विरोध करेगा तो वही स्थिति बताया वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों वर्ग और सर्वहारा वर्ग में। तो जब दोनों में संघर्ष शुरू हो जाएगा, जब दोनों में संघर्ष शुरू हो जाएगा तो वही जो उच्च प्रभुत्वशाली वर्ग है वो क्या करेगा, एक ऐसे राज्य का निर्माण करेगा, एक ऐसे राज्य का निर्माण करेगा जो नियम कानून बनाए, जिसके अंदर संप्रभुता रहे, तो सबको डील करे। जब राज्य का निर्माण कर लेगा, जब प्रभुत्वशाली वर्ग राज्य का निर्माण करेगा, भाई अगर राज्य का निर्माण प्रभुत्वशाली वर्ग करेगा तो उस पर कब्जा भी होगा। अब बुजुर्ग वर्ग क्या करेगा, खुद प्रत्यक्ष शासन न करके जनता के ऊपर और राज्य के माध्यम से सर्वहारा वर्ग का फिर से शोषण करेगा। हमारे कहने का अर्थ यही है कि राज्य का निर्माण होने के बाद वह जो राज्य है वह बुजुर्गों वर्ग का पोषण करेगा या उनका साथ देगा, और फिर वही सर्वहारा वर्ग का वो शोषण शुरू कर देगा। अब क्या होगा, एंजल महोदय ने फिर कहा कि अगले बिंदु में राज्य सामाजिक विकास की निश्चित अवस्था की उपज है। अगर इनके बिंदुओं की बात करें, एंजल महोदय ने कहा राज्य सामाजिक विकास की निश्चित अवस्था की उपज है, निश्चित अवस्था की उपज है। दूसरे बिंदु में कहा राज्य की उत्पत्ति निजी संपत्ति के विकास से हुई। राज्य की उत्पत्ति जो हुई निजी संपत्ति के विकास से हुई, निजी संपत्ति के विकास से हुई। उसके बाद निजी संपत्ति क्या है, जैसे हमने कहा कि जो राज्य है, जो राज्य है उसमें जब निजी संपत्ति आई, निजी संपत्ति पर जब जिन वर्ग का प्रभुत्व हो गया वह प्रभुत्वशाली वर्ग कहलाया, जिन वर्गों का निजी संपत्ति पर अधिकार नहीं हुआ वह पराधीन कहलाया या सर्वहारा वर्ग कहलाया। सर्वहारा वर्ग का जब प्रभुत्वशाली वर्ग शोषण करने लगा, जब शोषण करने लगा, उसके बाद जब शोषण करेगा तो वह शोषण या कष्ट सहते सहते जब एक सीमा तक पहुंच जाएगा जहां वह विरोध शुरू कर देगा। जब वह विरोध करेगा तो प्रभुत्वशाली वर्ग का इस संघर्ष से उसका जो व्यापार है, उसका जो प्रभुत्व धीरे धीरे ढाने लगेगा। उसी डर की वजह से वह एक राज्य का निर्माण करेगा, वह एक राज्य का निर्माण करता है, फिर राज्य के माध्यम से परोक्ष रूप से वह जनता पर फिर शासन करने लगता है। वही राज्य जिसको बुजुर्ग वर्ग ने बनाया है वह सर्वहारा वर्ग का फिर शोषण करने लगेगा और उसका पोषण करेगा। एंजल महोदय ने यही कहा कि राज्य की उत्पत्ति में निजी संपत्ति का विकास हो। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने कहा राज्य असामाधेय, असामाधेय अर्थात कभी समाप्त न होने वाले वर्ग संघर्षों का परिणाम है, वर्ग संघर्षों का परिणाम है। फिर देख लेते हैं। एंजल महोदय ने कहा राज्य असामाधेय अर्थात कभी समाप्त न होने वाले वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यह किसने कहा था, लेनिन ने कहा। लेनिन महोदय ने कहा राज्य असामाधेय कभी समाप्त न होने वाले वर्ग संघर्ष का परिणाम है। उसके बाद जो अगला बिंदु है उसमें देख लेते हैं। यह जो है यह हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। राज्य क्या है, राज्य सर्वहारा वर्ग के शोषण का यंत्र है। किसने कहा, किस सिद्धांत में कहा गया कि राज्य शोषण का यंत्र है, तो आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। उसके बाद राज्य सर्वहारा वर्ग के शोषण का यंत्र है, बुजुर्गवा वर्ग के पोषण की कार्यकारिणी है। एक जो संस्था है बुजुर्गवा वर्ग के जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके पोषण की एक संस्था है, कार्यकारी संस्था है। आप थोड़ा फ्रेम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें
आपकी निजी संपत्ति आ गई, जिसकी निजी संपत्ति आ गई। निजी संपत्ति की वजह से समाज में दो वर्ग बने। पहला वर्ग क्या बना? बुजुर्गवा वर्ग। यह कैसा है? यह तो जो बुजुर्गवा वर्ग है यह प्रभुत्वशाली वर्ग है। उसके बाद दूसरा वर्ग क्या बना? सर्वहारा वर्ग बना। बुजुर्गवा वर्ग निजी संपत्ति के कारण अपने निजी संपत्ति के और विकास में सर्वहारा वर्ग का शोषण करना शुरू कर देता है। सर्वहारा वर्ग का शोषण करना शुरू करता है। शोषण करेगा तो फिर दोनों में क्या होगा? दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा। दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा। जब वर्ग संघर्ष शुरू होगा तो यह बुजुर्ग वर्ग क्या करेगा? यह बुजुर्ग वर्ग एक राज्य का निर्माण करेगा। यह बुजुर्ग एक राज्य का निर्माण करेगा। यही राज्य जिस राज्य का निर्माण बुजुर्ग वर्ग या प्रभुत्वशाली वर्ग ने किया है, या फिर क्या करेगा? राज्य का पोषण करेगा, अर्थात राज्य की सुरक्षा करेगा। ठीक, उसके विकास में योगदान देगा। अब फिर इसी राज्य के माध्यम से फिर से सर्वहारा वर्ग पर अपना शासन सत्ता स्थापित करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग आज इस क्लास में जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत था उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि राज्य का विकास कैसे हुआ। तो साथियों, हम लोग यही क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।